अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब देखिए बेसिकली तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज टाइप, वो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। बट मेरा जो यहाँ पे मेन पर्पस है वो आपको ये फील करवाना है कि यूनिट वेक्टर होता क्या है बेसिकली, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली आया कहाँ से है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। यूनिट वेक्टर को देखेंगे, उसके बाद इसके फार्मूले को, देन उससे रिलेटेड इस टाइप की यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स आते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर मीन्स के जो आप अक्सर जो वेक्टर राइट करते हैं उसमें कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं आई, जे एंड के, ऊपर कैप लगी हुई होती है, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, वो क्यों हम साथ में लिखते हैं। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आइडिया हो कि वेक्टर क्या होता है। अब वेक्टर प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि अगर मैं फिज़िक्स में बात करूं या मैथ्स में बात करूं, वेक्टर क्वांटिटीज़, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होती हैं। तो काइंडली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो आप देख लें। अब देखिए प्रीवियस मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ कि हमने देखा था वेक्टर क्या होता है। सिंपल अगर हम कोई भी वेक्टर राइट करें, वेक्टर का ये मतलब है कि उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो उसकी आ रही होती है मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो उसमें दो चीज़ें आ रही हैं, हमने बात की थी। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीट्यूड और सेकंड हमने बात की थी, मल्टीप्लाई कर दें इसको, मैग्नीट्यूड के बाद इसकी जो अहम चीज़ है वो डायरेक्शन है। और थर्ड हमने देखा था कि इसमें एक लॉ होता है, वो उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल एडिशन ही वेक्टर एडिशन थी। तो बेसिकली वेक्टर का क्या मतलब है, वेक्टर है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम यहीं से फार्मूला जनरेट करेंगे यूनिट वेक्टर का। अब देखिए वेक्टर कोई मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, कोई भी मैं कहती हूँ एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेट कर लें वेक्टर ए बी, ये एक वेक्टर है। और हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसकी डायरेक्शन ये है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार ऊपर लगा दें छोटी सी, ये एक वेक्टर है। या इसको हमने देखा था ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि आप लिख लें ए बी, ऊपर एक एरो लगा दें। अब एरो क्या, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारा जो वेक्टर है वो ए से बी में है। अच्छा, तो ये वेक्टर हमने लिख लिया। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक ए वेक्टर है। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ होगा, कुछ बुक्स में ए बार से लिखा हुआ होगा जैसे कि ये मैंने राइट किया है, और कुछ में आपको ए बी नज़र आएगा, ऊपर एरो नज़र आएगा। तो नोटेशन इनफैक्ट कुछ में ऐसे भी होगा कि वेक्टर ए अगर हम राइट कर लें यूनिट वेक्टर के लिए, ये सिंपल, ये तीनों एक ही बात है, एक ही वेक्टर है। अच्छा, तो अब हमने देखा कि मैग्नीट्यूड इसकी, अब मैग्नीट्यूड क्या होती है, सिंपल ये उस वेक्टर की लेंथ होती है, ये हमने बात की थी। अब अगर मैं कहती हूँ ये एक वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैंने वेक्टर ए से इसको डिनोट किया, मैं कहती हूँ इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, 3 है, या 4 है, या 5 है, कोई भी यहाँ पे इनफैक्ट ये रियल नंबर होगा जिसके पास फिलहाल डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड जो होती है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिंपल एक रियल नंबर होता है, अलजेब्रिक नंबर होता है। तो इसको मैं ए से डिनोट कर देती हूँ कि इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है वो ए के इक्वल है इस वेक्टर की। अगर सिंपल मैं लिखूँ तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, या अब देखिए नोटेशन मैं सारी यूज़ कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अगर मैं ए के लिहाज से बात करूँ, चलिए फ़िलहाल एक में कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हों। कि देखें अगर मैं इस वेक्टर को ए बी लिखा है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर की, तो हम मोड लगा देते हैं, ये हमने बात की थी मैग्नीट्यूड है। अगर इसी को मैं वेक्टर ए की टर्म में लिख लूँ तो ए की मैग्नीट्यूड इसमें कैसे डिफाइन होगी, वेक्टर ए है उस पर मोड लगा दें। ये भी हमने देखा था, सिंपल इसको जस्ट कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट ए लिख लें, तो ये भी इसकी मैग्नीट्यूड को ही डिफाइन करता है। क्लियर होगी बात। इन तीनों में से मैं कोई भी लिख लूँ तो बात एक ही होगी। तो अब मैं ए बी वेक्टर यूज़ कर रही हूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे ए बी लिख लेती हूँ कि ए बी वेक्टर है मेरा, उसको मोड लगा दें तो ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी।
अब हमने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड, चले एक ही टर्म्स में भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो फार्मूला यहाँ पे राइट किया है वो एक ही इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा है। तो ए वेक्टर है हमारा ये, और इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो उसका हम मॉडुलस लगा देते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब देखें क्या ये दोनों, अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखना है, इसकी डायरेक्शन लिखनी है। मल्टीप्लाई ना लगाएं, सिंपल हम इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं क्योंकि ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल हमने उसको नहीं पढ़ा तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही, तो जस्ट आप यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ कर लें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, तो अब हमने लिखनी है इसकी, हमने राइट करनी है कि डायरेक्शन। अब यही चीज़ है कि हम इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखें कि देखें ये वेक्टर जो है, मैंने बात की कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो आ रही है हमारे पास वो ए आ रही है। ए ना लेट के नाम फिलहाल फॉर एग्जांपल हम इसको लेट कर लेते हैं 3 के इक्वल है। ए जो है हमारा वो 3 है, ए इक्वल है 3। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर भी जस्ट इसका अब डायरेक्शन के बगैर अगर मैं देखूं तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आ रही है। अब देखें डायरेक्शन को इंक्लूड करने से, अब डायरेक्शन मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे लिखना है कि मेरी मैग्नीट्यूड पे कोई डिफरेंस ना आए। अब देखें अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ नल वेक्टर नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर 3, 4, 5 लिख दूँ तो इस 3 से मल्टीप्लाई होके तो ये अगेन इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर हमारी मैग्नीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये वेक्टर हो जाएगा कब, अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिख दूं। अब यूनिट वेक्टर भला क्या होता है वो हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होती है। अब मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। अगर ए वेक्टर है तो ए कैप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा तो ये ए कैप आ गया। और अगर मेरे वेक्टर का नाम ए बी है तो ए बी के ऊपर हम एक कैप लगा देंगे। क्लियर होगी बात। तो अब सिंपल अगर मैं ए वेक्टर लिखूं तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ रही है और साथ में ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं। फिलहाल ए बी की हम बात नहीं करते, इसको जस्ट सिंपल हम ए का नाम दे देते हैं ताकि इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा, तो हमने इसी वजह से यहाँ पे देखें यूनिट वेक्टर की जगह हम कोई और वेक्टर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर हम किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी मैग्नीट्यूड पे तो डिफरेंस आ जाता, वो अब 3 ना रहती। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम किसी यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हमारे साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया कि यूनिट वेक्टर हम इसमें राइट करेंगे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बना दी गई ताकि हमारा ये वाला जो मसला है, ये वाला मसला हमारा सॉल्व हो जाए। क्लियर होगी बात। किसी भी वेक्टर को अगर हम राइट करना चाहें, उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर होता है डायरेक्शन के बगैर तो वो वेक्टर ही नहीं रहेगा, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। क्लियर होगी बात। तो यही रीज़न थी हमें यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो इट मीन्स कोई भी अगर वेक्टर, ये बहुत ही अहम फार्मूला है, अगर कोई भी हमने वेक्टर फाइंड करना है तो जस्ट सिंपल क्या करेंगे, हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से उसको उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर की होगी उससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें बेसिकली वो वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो देखें ए कैप हमने यहाँ से फाइंड करना है, तो ये वेक्टर जो था हमारा ये एज इट इज़, और जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो डिवाइज़र में आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से देखें हमारा फार्मूला जनरेट हो गया किसका, यूनिट वेक्टर का, जिसको मोस्टली हम रटा लगा लेते हैं कि डेफिनेशन है जी यूनिट वेक्टर की ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। चले वो तो हमारे साइंटिस्ट ने डिफाइन कर दिया कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका फार्मूला कहाँ से आया वो हमने बेसिकली देख लिया। तो अब हम इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि ऐसा वेक्टर, अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही अहम होता है, इसके बगैर तो कोई वेक्टर हम राइट ही नहीं कर सकते। अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर ना होता तो कोई भी वेक्टर हम उसको राइट नहीं कर पाते। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 मीन्स ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए एक और बात आती है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ने से पहले वो देख लेते हैं कि मैं कोई भी वेक्टर लिखूँ,
दुनिया का कोई भी वेक्टर हम राइट करें वो उसका हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड 1 कैसे हो सकती है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना। तो देखें हम उसको श्रिंक कर लेते हैं। कैसे कि मैं कहती हूँ एक मेरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 3 आ रही है, एक दूसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 आ रही है, एक तीसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 आ रही है। तो अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते वक्त इसको हम श्रिंक कर लेंगे विद 1 सेंटीमीटर। यहाँ अगर मीटर है तो आप मीटर लिखेंगे 1 मीटर तक, यहाँ मीटर है जो भी इसका यूनिट आ रहा है। तो हमेशा हम उन हर वेक्टर्स को श्रिंक कर लेते हैं उसकी मैग्नीट्यूड 1 तक। अब अगर इसी को मैं स्पेस में ड्रा करना चाहूँ तो ये भी देखें कि स्पेस में मैंने एक्स वाई और सी एक्सेस ड्रा कर लिए। इसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ कि वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है 1 है, उसको हमने मैग्नीट्यूड 1 बनाया, उसको श्रिंक करके हमने मैग्नीट्यूड 1 बनाई। ये 5 वेक्टर है, इसको 1 बना लिया, ये यहाँ तक हो गया एक और वेक्टर, और सेम ये बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स यहाँ पे श्रिंक करके मैंने बना लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं मीन के। तो ये सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बन गया। अब अगर इसको आप गौर से देखें, इसको अगर मिलाएं तो ये एक स्फीयर बन जाता है। क्लियर होगी बात। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे, फिलहाल इस पे ना जाएं। फिलहाल हमारा पर्पस जो है हम डेफिनेशन को देख रहे हैं, ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। तो बताने का यही पर्पस था कि हम यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है, तो उसके हमें श्रिंक करके बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे कि उसकी मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर गिवन हो उसका वेक्टर फाइंड करने, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इनफैक्ट अभी फार्मूला भी हमने देखा है कि उसकी मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, देन वो वेक्टर जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है यूनिट वेक्टर में। अब देखिए, अब भी अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो इसको ऐसे देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, मैं कहती हूँ इस वेक्टर की जो ये वेक्टर ए है फॉर एग्जाम्पल, या ए भी लेट कर लें, ये वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है वो 3 आ रही है। तो अब मैं कहती हूँ इस वेक्टर को हमने, चलिए मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, मैं कहती हूँ इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये 3 आ रही है। अब इसको हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, मींस ऐसा वेक्टर बनाना है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। लेकिन इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो तो 3 आ रही है, या ये खुद वेक्टर जो है 3, इट मीन्स वेक्टर जो है हमारा वो 3 या आई भी हो सकता है, जे के कुछ भी हो सकता है। जस्ट सिंपल मैं 3 की बात कर रही हूँ। तो इस वेक्टर 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो देखिए हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब इसमें ये वाला 3 क्या है और ये वाला 3 क्या है, नीचे वाला जो 3 है बेसिकली इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये खुद वेक्टर है। मीन्स किसी भी वेक्टर को, अब देखिए मैंने जस्ट इसका एक कंपोनेंट लिया ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दूं तो आंसर हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। अगर सेम मैं कोई और वेक्टर ले लूं जो 5 के इक्वल है, तो 5 डिवाइड उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं मैं, तो 5 डिवाइड 5 अगेन आंसर 1 आ जाएगा। तो कोई भी दुनिया का वेक्टर हो उसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, जब मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड करूंगी तो उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमेशा 1 होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो कुछ बुक्स में इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी होती है, तो ये भी मैंने राइट कर ली कि वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी, मतलब जिसका मॉडुलस 1 हो, मॉडुलस मीन्स वही मैग्नीट्यूड जिसकी 1 हो जाए, वेक्टर का जिसका वो मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो सेम ही बात है। तो ये फार्मूला हमने अभी जनरेट किया, इसको अगर इस टर्म में मैं राइट करूँ तो ये भी ठीक है, यूनिट वेक्टर। इसमें क्या चेंजिंग की है, जस्ट मैंने, चले पेन चेंज कर लेते हैं, कि हमने बात की थी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की ऐसे डिफाइन करें या उसको जस्ट ए लिखें, एक ही बात है। तो इसको जस्ट मैंने उसको चेंज कर दिया, तो बात देखिए दोनों फार्मूलाज इनमें एक ही हैं। और नेक्स्ट जो ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका ये मतलब है, जो अभी हमने देखा कि कोई भी वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को फाइंड करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके यूनिट वेक्टर से। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनफैक्ट इसको पहले लिख लें, मैग्नीट्यूड मतलब रियल नंबर पहले आता है। कभी आप ऐसे नहीं लिखते कि मैं आई पहले लिख लूँ 3 बाद में, ये गलत है। इसको हम ऐसे नहीं लिखते, हमेशा हम ये लिखते हैं कि जो रियल नंबर है वो पहले आएगा और जो उसका यूनिट वेक्टर है वो बाद में आएगा। अब ये अभी हम देखेंगे कि इसमें आई और जे कैप क्या है। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं,
तो इनफैक्ट ये लिखना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसको आप चेंज कर लें कि मैग्नीट्यूड पहले लिख लें और वेक्टर यूनिट वेक्टर बाद में लिख लें। सेम इसमें भी थोड़ा चेंज कर लें कि मैग्नीट्यूड पहले, आप मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें या ऐसे, एक ही बात है, और एक है यूनिट वेक्टर ये बाद में लिख लें। क्लियर होगी बात। ये मैंने थोड़ा बुक से लिखा है, वैसे ये भी ठीक है, बुक्स में गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे लिखें। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि हम जो वेक्टर होता है उसको बाद में लिखते हैं, जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले लिखते हैं। तो हम ज़्यादा बेहतर की तरफ जाएंगे, जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है आप उसको फॉलो करें, उसको राइट करें। अच्छा जी, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया यूनिट वेक्टर का। अब देखें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब एंड पे हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, मींस आई जे के कंपोनेंट। चलें इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। तो अब देखें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब अगर मैं बोलूँ आपसे डायमेंशंस की बात करें, आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ सिंपल एक्स एक्सिस की, ये आपने एनालिटिक ज्योमेट्री में बहुत ही डिटेल में किया होगा। आप इसकी डिटेल में चले जाएं तो जहाँ मैं अभी करवाना चाह रही हूँ वो रह जाएगा। तो जस्ट आपको सिंपल ये बात पता है, एक एक्स एक्सिस होता है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, ये फर्स्ट 1 डायमेंशन है। अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो साथ में वाई इंक्लूड हो जाएगा, वाई एक्सिस है, और ये सी। अगर स्पेस में बात करें तो 3 डायमेंशन हो जाएंगे। प्लेन में बात करें तो जस्ट एक्स और वाई एक्सिस होंगे, या जस्ट लीनियर मोशन की बात करें तो एक्स एक्सिस की बात होती है, मतलब 1 डायमेंशन की बात होती है, ये आपको पता है। अच्छा, अब मैं अगर कहती हूँ कि मैंने एक वेक्टर लेना है, अब सारी सी बात है जब वेक्टर ले रहे हैं तो हमें कोई डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि एक मैंने वेक्टर लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो हमारे साइंटिस्ट ने इसको एक फार्मूला, एक जनरलाइज करके बताया कि कोई भी वेक्टर अगर मैं एक्स एक्सिस की साइड पे ले रही हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ले रही हूँ, तो मैं उसको क्या लिखूँगी, उसको मैं राइट करूँगी। चलिए ये ऊपर बना हुआ है, इसी से कर लेते हैं। उसको मैं डिनोट करूँगी उसके आई कंपोनेंट से, उसके आई यूनिट वेक्टर से। अब देखिए ज़रूरी कि मैं यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, अभी हमने देखा है, बहुत डिटेल में देखा है, समझा है कि कोई वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड्स को वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। तो इट मीन कोई भी मुझे अगर वेक्टर फाइंड करना होगा, मैं उसकी मैग्नीट्यूड लिखूंगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था 3 लिखी। अब मुझे नहीं पता कि ये वेक्टर, आप देखें बगैर डायरेक्शन बताए, मुझे नहीं पता ये वेक्टर है कि नहीं, बगैर इसकी डायरेक्शन बताए ये वेक्टर हो ही नहीं सकता, और मुझे पता भी नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में ये है। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, कोई यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। कोई और वेक्टर नहीं लिख सकते, यूनिट वेक्टर ही लिखेंगे ताकि उसकी मैग्नीट्यूड जो है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। इस बात को आप फोकस करें। तो अब मैं कहती हूँ अगर मेरा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो हम हमेशा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप से। आई कैप मुझे क्या कहता है, मेरा वेक्टर है वो एक्स कंपोनेंट में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ है। और अगर सेम मैं कोई और वेक्टर डिफाइन करना चाहूँ, मैं कहती हूँ वो वाई एक्सिस की साइड पे है, तो हमारे साइंटिस्ट ने इसको एक बेसिक नाम दे दिया, इसको जनरलाइज कर दिया कि इसको आप हमेशा हमेशा जे कैप से डिनोट करेंगे। क्लियर होगी बात। अब सेम अगर कोई वेक्टर मुझे जी एक्सिस में शो करवाना होगा तो हमेशा मैं उसको के कैप से डिफाइन करूँगी। और ये बेसिकली तीनों वेक्टर्स जो होते हैं आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे कब, जब हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि आई जे कैप, जे और के कैप हमने डिफाइन क्यों किए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको क्यों लिखते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है -3i, इसका मतलब है कि मेरा जो वेक्टर है एक्स कंपोनेंट में -3 मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की साइड पे। तो एक्स एक्सिस -3 देखें कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरा पॉइंट होगा -3, माइनस का है तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे। अब ये 4 जो जे कैप नज़र आ रहा है तो इट मीन्स मैंने वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है, 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा। तो इसको ज़रा ये मैच करें, हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। क्लियर होगी बात। अब हमेशा ये 3 ही डायरेक्शन आपको देखने को मिलेंगी पूरे वेक्टर के अंदर, इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। अब कैसे, आप देखें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे है एक्स वाई और जी, मैं इसको ड्रा कर दूं अगेन, तो वो कहते हैं कि मैं एक्स में मूव नहीं कर रहा, मैं वाई में भी मूव नहीं कर रहा और जी में भी मूव नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे जा रहा हूँ, ये ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो देखें बेसिकली आप ये भी एक्स वाई जी एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं,
अगर आप यहाँ पे हैं तो इट मीन्स x का डिस्टेंस आपने ये कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, और आपने y का जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ तक मूव किया है। अब इसको हम XYZ स्पेस जो है इसको अगर मैं ड्रा करूँ तो नहीं कर सकती। अब कोई पॉइंट है, अगर कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ मूव कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैंने जो x एक्सिस यहाँ पे मूव किया, x एक्सिस का डिस्टेंस जो कवर किया वो इतना है, और जो y का किया तो इसके रेसिप्रोकल इतना होगा, जो z का किया और इतना होगा। मेरा पॉइंट ये मिड में है, तो इट मीन्स मैं अब भी x, y और z में ही मूव कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ तक आके मूव करती हूँ तो फिर भी मैं x, y, z में ही रहूँगी। तो वेक्टर्स के अंदर जस्ट हम इन 3 डायमेंशन के अंदर ही रहते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो ये हो गए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अभी हमने देखे कि क्या होते हैं। आई कंपोनेंट, आई यूनिट वेक्टर है, और जे इसको कैप भी लगा दें, और के, ये हमने देख ली। अब देखिए इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है उसको देखते हैं। अब ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, इसको हम देखते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं ये उसी वेक्टर की ही डायरेक्शन में होता है। कैसे? कि अभी हमने देखा था कि कोई वेक्टर है जो 3 उसकी मैग्नीट्यूड है, ये एक वेक्टर है। अब मैंने कहा था इसको श्रिंक कर लें, आप इसकी मैग्नीट्यूड 1 कर लें। ये 1 हो गया पार्ट, ये इसका 1 हो गया, ये भी 1, तो टोटल 3 हो गया यूनिट वेक्टर। तो हमने ये देखा कि जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी यही होगी जो सेम उसी वेक्टर की। ऐसा नहीं हो सकता जो हम वेक्टर ले रहे हैं और जो उसी का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, दोनों की जो डायरेक्शन है वो उलट हो जाए। क्लियर होगी बात? हमेशा जिस भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, उन दोनों वेक्टर, यूनिट वेक्टर और हमारा ओरिजिनल जो वेक्टर था, दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो पैरेलल, तो आप अभी हमने देखा कोई भी हमें फॉर एग्जांपल ये वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन मैं कहती हूँ ये है, तो जो मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूँगी इसकी डायरेक्शन भी सेम यही होगी, ये इसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल के वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट सिंपल इस वेक्टर का आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं। उस वेक्टर, जो भी वेक्टर हमें ये गिवन है, इस वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसकी मैग्नीट्यूड से। अच्छा, एक और वर्डिंग भी इसमें यूज़ होती है कि फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, इन दोनों का मतलब सेम ही है, इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, फिर भी इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, फिर भी इसी, क्योंकि डायरेक्शन हमने देखा ना सेम होती है, पैरेलल होना या उसी डायरेक्शन में होना बात एक ही है। पैरेलल का मतलब है कि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन भी यही हो रहा है, थोड़ा बहुत वर्डिंग का डिफरेंस है, बाकी ये सारा सेम है। तो देखें इसका यूनिट वेक्टर मतलब हमने फाइंड करना है, तो वेक्टर सबसे पहले लिख लें। वेक्टर क्या है? -3i + 4j। अब डिवाइजर में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, x² + y² होता है, मीन x का कंपोनेंट जो है उसका स्केयर ले लें, प्लस जो y का कंपोनेंट है उसका स्केयर, मीन i कैप का कंपोनेंट और j कैप का कंपोनेंट, उसका जो कोएफिशिएंट सॉरी आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केयर के साथ प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से ये स्केयर 9 हो जाएगा और ये 4 का स्केयर 16, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 स्केयर, मीन्स के 5 आ गया, तो 5 से डिवाइड करें, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या फाइंड जैसे किया है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या पैरेलल वेक्टर, इसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/5i + 4/5j, ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर होगी बात? तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू डेफिनेशन, कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।